चलिए आज बात करते हैं तुम्बाड़ मूवी की। एक ऐसी मूवी की कहानी जो सिर्फ हॉरर नहीं, ये मूवी लालच, पैसा, इंसान की कमजोरी पर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री है। ये कहानी हमें बताती है जब इंसान पैसों के पीछे अंधा हो जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की डार्क और मिस्टीरियस स्टोरी को। मूवी शुरू होती है एक कहानी के साथ। बहुत सालों पहले एक देवी थी जिसका नाम था पूर्ति की देवी। उस देवी के पास कभी खत्म न होने वाला अनाज और एंडलेस सोना था। उन्होंने हजारों देवी देवताओं को जन्म दिया और उनका सबसे पावरफुल और पहला बेटा था हस्तर। लेकिन धीरे धीरे हस्तर लालच में अंधा हो गया। पहले उसने अपनी माँ का सोना चुराया और फिर वो अनाज लेने निकल गया। बाकी देवी देवताओं ने उसका विरोध किया और गुस्से में उसे जलाकर राख बना दिया। लेकिन माँ होने के नाते पूर्ति देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर, ना तुझे कोई पूछेगा, ना तेरा नाम किसी किताब में लिखा जाएगा। और हस्तर को जमीन के नीचे छुपा दिया गया और समय गुजरता गया। और महाराष्ट्र के एक जंगल के बीच एक गांव होता है तुम्बाड़। इस गांव में हमेशा बारिश होती रहती है, जैसे कोई श्राप हो, क्योंकि यहीं पर लोग चुपके से हस्तर की पूजा करते हैं। इसलिए देवताओं का गुस्सा बारिश बनकर गांव पर गिरता रहता था। और यहीं से शुरू होती है एक फैमिली की कहानी। साल था 1918। तुम्बाड़ में एक औरत रहती है ज्योति। उसके दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा विनायक और छोटा बेटा सदाशिव। और उनके घर में रहती है एक बहुत ही बूढ़ी औरत जिसे वो लोग कहते हैं दादी। ये दादी असल में बहुत ही पुरानी और मिस्टीरियस थी। उसकी स्किन सड़ चुकी थी, वो चेन से बंधी रहती थी और हमेशा अंधेरे कमरे में बंद रहती थी। ज्योति रोज जाती है एक बड़े हवेली में जिसे लोग कहते हैं सरकार का वाड़ा। वहाँ का मालिक सरकार होता है। ज्योति वहाँ काम करती है ताकि अपने बच्चों के लिए पैसे मिल सकें, लेकिन असली रीजन कुछ और होता है। वो वहाँ रखे हुए गोल्ड के सिक्कों पर नजर रखती थी, लेकिन सरकार भी बोल देता है इस सिक्के को पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। एक दिन ज्योति लेट हो जाती है और घर पर विनायक और सदाशिव परेशान होते हैं क्योंकि दादी को खाना देना होता है। विनायक डर के मारे छोटे बेटे को भेज देता है, लेकिन ज्योति तुरंत आ जाती है और दोनों को डांट देती है। फिर खुद जाकर दादी को खाना देती है और तब पहली बार हम दादी को ढंग से देखते हैं। वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी लगती है। रात को दादी फिर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन ज्योति बोलती है चुप हो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। और तुरंत दादी सो जाती है और यहीं पर पहली बार हस्तर का नाम लिया जाता है। अगली सुबह पता चलता है सरकार मर चुका है और उसकी हवेली बंद होने वाली है। ज्योति डिसाइड करती है हम पुणे चले जाएंगे, लेकिन विनायक बोलता है माँ यहाँ खजाना छुपा हुआ है, हम इसे ढूंढ सकते हैं। ज्योति मना करती है, लेकिन विनायक का लालच जाग चुका था। इसी बीच सदाशिव एक्सीडेंट में गिर जाता है और रास्ते में ही मर जाता है। ज्योति इस दर्द से टूट जाती है और वो डिसाइड करती है हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। जाने से पहले ज्योति विनायक से बोलती है आज दादी को खाना तू देगा और अगर डरे तो बोल देना सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। रात को दादी विनायक को बुलाती है और पूछती है क्या तुझे खजाना चाहिए। विनायक अंदर चला जाता है, तब दादी उस पर अटैक कर देती है। वो उसे मारने वाली होती है और विनायक डर के मारे गलत नाम बोलता है और फिर उसे अचानक याद आता है और वो बोलता है सो जाओ दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और दादी तुरंत सो जाती है। अगली सुबह ज्योति अपने बेटे के हाथ में एक गोल्ड कॉइन देती है और बोलती है बस इतना ही मिला मुझे, अब कभी यहाँ मत आना। फिर विनायक से कसम लेती है तुम्बाड़ कभी वापस नहीं आएगा। मजबूरी में विनायक भी मान जाता है और माँ बेटा दोनों गांव छोड़ देते हैं, लेकिन विनायक के दिल में लालच जिंदा रहता है। समय बीत जाता है, लगभग 15 साल गुजर चुके थे। अब साल था 1933। विनायक अब बड़ा हो चुका है, शादी हो चुकी है, लेकिन दिल के अंदर जो लालच था वो कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी कसम भी उसके साथ ही चली जाती है। इसलिए विनायक फिर से तुम्बाड़ लौट आता है। सबसे पहले वो अपने पुराने घर जाता है और जो वो देखता है वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि दादी अब भी जिंदा होती है, लेकिन उसके सीने के बीच एक पेड़ उग चुका था। उसका दिल शहर के बाहर धड़क रहा होता है। बाकी बॉडी मिट्टी में मिल चुकी थी, फिर भी वो जिंदा थी। विनायक उससे पूछता है दादी आप अब तक जिंदा कैसे हो। जिस पर दादी बताती है इस फैमिली में सिर्फ मैं ही थी जो कुएं में तेज उतर सकती थी, इसलिए मुझे जिंदा रखा गया। विनायक समझ जाता है खजाना कुएं में है। दादी बोलती है लालच मत कर,
हर विरासत पे तेरा हक नहीं है। ये श्राप मुझ पर खत्म हुआ था तो दोबारा शुरू मत कर। लेकिन विनायक नहीं मानता। वो बोलता है अगर मैं नहीं लूँगा तो कोई और ले लेगा, मुझे बता दो। और दादी कहती है मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, या तो खाना दे या मुझे मार दे। विनायक डील करता है, रास्ता बताओ मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और दादी भी मान जाती है। वो बताती है सरकार के वाड़ा में एक पुराना कुआं है। विनायक 3 महीने लगाता है और कुआं ढूंढ निकालता है, फिर सीखता है कैसे उतरना है। लेकिन एक सवाल बचा होता है, अंदर से सोना कैसे मिलेगा। दादी उसे एक राज बताती है और उसके बाद विनायक दादी को जला देता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। विनायक कुएं में उतरता है, सुरंग बनाता है। महीनों बाद उसे एक बड़ा बॉक्स मिलता है और वो उसी तरह से जैसे दादी ने बताया था सोना निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। अब उसके हाथ में असली गोल्ड कॉइन्स होते हैं। घर आके वो देखता है उसकी बीवी चक्की चला रही थी और गुस्से में थी, लेकिन विनायक बोलता है अब तू रानी बनेगी। वो कॉइन्स लेकर मुनीम राघव के पास जाता है। राघव बोलता है इसकी वैल्यू 1 रुपीस है। कर्जा चूक जाता है और फिर विनायक बोलता है मेरे पास और भी हैं। धीरे धीरे वो अमीर बनने लगते हैं। हर बार वो तुम्बाड़ जाता और सिक्के लेकर आता। राघव को शक होता है और वो पूछता है तू ये सब कहाँ से लाता है, जिस पर विनायक झूठ बोलता है ये तो पुराने गहने हैं। लेकिन राघव मानता नहीं। उसे पता चल जाता है कि विनायक बार बार तुम्बाड़ जाता है और उसे कहीं ना कहीं खजाने का अंदाजा हो जाता है। राघव प्लान बनाता है और वो एक लड़की को विनायक के पास भेज देता है ताकि वो बिजी रहे और खुद तुम्बाड़ चला जाता है। लेकिन विनायक भी वहां आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। विनायक जान लेता है कि राघव पीछा कर रहा है, इसलिए जानबूझकर वो उसके सामने कुएं में उतरता है। राघव देखता है हाँ सोना यही है। जैसे ही विनायक जाता है राघव भी नीचे चला जाता है। अंदर जाकर राघव एक बॉक्स देखता है और उसमें रस्सी होती है। नीचे उतरता है और वहां पहुंचता है एक अजीब सी जगह पर, जैसे किसी जिंदा बॉडी के अंदर आ गया हो। लाल दीवारें और सांस लेने जैसी आवाज। ये होती है पूर्ति की देवी की कोख और वहां उसे मिलती है आटे की गुड़िया। जैसे ही वो बाहर निकलता है हस्तर को खुशबू आ जाती है। हस्तर आता है और राघव को काट लेता है। विनायक नीचे आता है और देखता है राघव भी दादी जैसा बन गया है। वो बोलता है सो जा राघव वरना हस्तर आ जाएगा, और राघव सो जाता है। फिर विनायक उसे जला देता है और उसे भी मुक्ति देता है। अब असली सच का पता चलता है। विनायक पहले आटे का सर्कल बनाता है, फिर गुड़िया रखता है, हस्तर आ जाता है, लेकिन वो सर्कल के अंदर नहीं आ सकता था। विनायक गुड़िया फेंकता है, हस्तर उधर जाता है और इसी बीच विनायक उसकी पोटली में सिक्के भर लेता है और भाग जाता है। हस्तर का श्राप ये था कि जो भी उसके पास जाता है वो अमर हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी तक सड़ जाती है। न मौत न जिंदगी, सिर्फ दर्द, जैसे दादी और राघव को मिली। और यहीं पर दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अब कहानी पहुंच चुकी है अपने लास्ट चैप्टर में। साल था 1947। इंडिया आज़ाद हो चुका था और विनायक अब एक मिडिल एज्ड आदमी बन चुका है। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा पांडुरंग को पोलियो होता है। वो ठीक से चल नहीं पाता, लेकिन विनायक उसे कमजोर नहीं समझता। वो रोज उसे ट्रेनिंग देता है, कुएं में उतरना, टाइम काउंट करना और कॉइन्स उठाना। उसके लिए बेटा सिर्फ एक सक्सेसर होता है। वही लड़की जो पहले राघव लाया था अब विनायक के पास होती है और उसकी बीवी सब जानती थी, लेकिन पैसा बोलता है और वो चुप रहती है। टाइम के साथ सोने के सिक्के खत्म हो जाते हैं, इसलिए विनायक फिर से तुम्बाड़ जाने का डिसीजन लेता है और इस बार बेटे के साथ। अब सरकार के वाड़ा को सीज करने वाली थी, जो नेशनल प्रॉपर्टी बनने वाली थी। विनायक के पास पेपर्स नहीं होते और अगर ये गया तो खजाना भी चल जाएगा, इसलिए वो जल्दी से मैक्सिमम कॉइन चाहता था। रास्ते में पांडुरंग पूछता है बाबा वहाँ क्या है, और विनायक बोलता है सोच कोई ऐसी जगह हो जहाँ तू अमर बन जाए, तुझे सोना मिले, बस तुझे सिर्फ खाना और सोना पड़े, तू जाएगा? पांडुरंग बोलता है हाँ, और विनायक बोलता है बस वही श्राप है। तुम्बाड़ पहुंचकर विनायक अपने बेटे को सिखाता है गुड़िया में पत्थर डालना, हस्तर ज्यादा टाइम लेगा। अब वो दोनों नीचे जाते हैं और पहली बार सिर्फ ट्रायल होता है, लेकिन पांडुरंग छुपके से गुड़िया ले जाता है और तभी वहाँ हस्तर आ जाता है। दोनों मुश्किल से बच निकलते हैं, लेकिन पांडुरंग कॉइन्स चुरा लेता है, यानी सोने के सिक्के। ऊपर आकर विनायक उसे पीटता है और फिर जब सोने के सिक्के देखता है तो सॉफ्ट हो जाता है और एक कॉइन उसे भी दे देता है। अब उसे लगता है बेटा रेडी है। पांडुरंग भी बदलने लगता है। वो लड़की के पास जाता है और अपनी पहली कमाई देता है। जब विनायक को पता चलता है तो वो पागल हो जाता है और उसके साथ मारपीट करता है।
मार के बीच पांडुरंग बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम बहुत सारी गुड़ियाँ ले जाए तो हस्तर बिजी हो जाएगा। विनायक शॉक होता है लेकिन लालच जीत जाता है और वो मान जाता है। इस बार दोनों बहुत सारा आटा ले आते हैं और नीचे जाकर बड़े सर्कल्स बनाते हैं और बहुत सारी गुड़ियाएं लाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है जितनी गुड़िया उतने हस्तर और सब बर्बाद होने लगता है। हस्तर अनाज को खुद नहीं छू सकता इसलिए सर्कल के अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन गुड़िया इंसान देता है तो वो खा लेता है और इसी रूल का मिसयूज हो रहा था। गुड़िया सेकंड्स में खत्म हो जाती है, टाइम नहीं मिलता, दोनों फंस चुके थे और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। विनायक लास्ट गुड़िया को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, बॉडी पे बांध लेता है और सर्कल के बाहर निकल जाता है। सारे हस्तर उसके पीछे लग जाते हैं और वो जानबूझकर उन्हें बाहर ले जाता है ताकि वो मर जाए। हस्तर उसे खाने लगते हैं, बॉडी टूट रही होती है लेकिन वो चढ़ते जाते हैं। लेकिन विनायक ये सेक्रीफाइस करता है सिर्फ बेटे के लिए। सारे हस्तर मारे जाते हैं, पांडुरंग बच जाता है, बॉक्स बंद कर देता है और विनायक वापस आ जाता है, लेकिन अब वो श्रापित हो चुका था। सड़ती हुई बॉडी, जिंदा लाश। विनायक ने चढ़ते वक्त भी कॉइन्स जमा कर लिए थे। पोटली बना के वो अपने बेटे को देता है और बोलता है, ले यही चाहिए था ना पांडुरंग। और ये बात सुनकर पांडुरंग रो देता है, बाबा नहीं चाहिए, उसे सब कुछ और उसे समझ आ चुका था ये लालच बुरी बात है। पांडुरंग लैंटर्न उठाता है और बाप को जला देता है ताकि वो दादी जैसा ना बने। विनायक हंसते हुए मरता है क्योंकि उसका बेटा लालच से जीत गया था। पांडुरंग वहां का दरवाजा बंद करता है हमेशा के लिए और चला जाता है। तो दोस्तों ये थी तुम्बाड़ मूवी की कहानी, जो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं दिखाती, ये हमें एक वार्निंग देती है कि जब इंसान पैसों के पीछे अंधा हो जाता है तो वो धीरे धीरे इंसानियत भी खो देता है। विनायक के पास सब कुछ था, दिमाग, मेहनत, मौका, लेकिन लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। और पांडुरंग ने प्रूव कर दिया कि हर गलती नेक्स्ट जनरेशन रिपीट करे ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वो होता है जो नो कहना सीख लेता है। अब तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी, और इसी तरह की डीप एक्सप्लेनेशंस हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को चेकआउट जरूर करना। इसी तरह की एक और मूवी फ्रैंकेस्टाइन 2025 देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।